मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। वो अताउल्ला खान और आयशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं थी। मधुबाला के कम से कम 4 भाई बहनों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही हो गई थी। उनके पिता अताउल्ला खान इंपीरियल तंबाकू कंपनी में एक कर्मचारी थे। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया। अपने मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण मधुबाला स्कूल नहीं गई। फिर भी मधुबाला ने अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी और साथ ही अपनी मूल भाषा पश्तो सीखी। वो शुरू से ही फिल्म देखने की शौकीन थी। वो अपनी माँ के सामने फिल्मी पात्रों की नकल करने में अपना समय बिताती थी। अपनी रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उनका एक लक्ष्य था अभिनेत्री बनना, जिसे उनके पिता ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया था। 1940 में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद उनके पिता ने उनका निर्णय बदल दिया और उन्होंने फिल्म में काम करने की इजाजत दी। जल्द ही मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर नियुक्त किया गया और उसके बाद बॉम्बे टॉकीज के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से परिचित हो गई। चुन्नीलाल ने उनके पिता को बम्बई आने का सुझाव दिया। 1941 की गर्मियों में मधुबाला का परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गया और बॉम्बे के मलाड में एक गौशाला में बस गए। चुन्नीलाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन बसंत 1942 में एक किशोर भूमिका के लिए 150 रुपए के वेतन पर साइन किया। तब वो केवल 9 साल की थी। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। जुलाई 1942 में रिलीज हुई बसंत व्यावसायिक रूप से एक बड़ी हिट बन गई, लेकिन स्टूडियो ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया क्योंकि उस समय उन्हें बाल कलाकार की कोई जरूरत नहीं थी। निराश होकर खान को एक बार फिर अपने परिवार को लेकर दिल्ली लौटना पड़ा। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की प्रमुख और पूर्व अभिनेत्री देविका रानी ने ज्वार भाटा में भूमिका के लिए मधुबाला को बुलाने के लिए खान को भेजा। मधुबाला को फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन खान ने अब फिल्मों में संभावना देखकर बम्बई में स्थायी रूप से बसने का फैसला किया। परिवार फिर से मलाड में अपने अस्थायी निवास पर लौट आया। खान और मधुबाला काम की तलाश में शहर भर के फिल्म स्टूडियो में लगातार जाने लगे। मधुबाला को जल्द ही चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवी टोन के साथ 300 रुपए के मासिक भुगतान पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया। उसके बाद वो मलाड में एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। अप्रैल 1944 में किराए का घर एक गोदी विस्फोट में नष्ट हो गया। मधुबाला और उनका परिवार केवल इसलिए बच गया क्योंकि वो एक थिएटर में फिल्म देखने गए थे। मधुबाला ने स्टूडियो रंजीत मूवी टोन की 5 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज महल 1944, धन्ना भगत 1945, राजपुतानी 1946, फुलवारी 1946 और पुजारी 1946। इन सभी में उन्हें बेबी मुमताज के रूप में नाम दिया गया। 1945 में फुलवारी की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियां हुई, जिससे उनकी बीमारी का पता चल गया। अपने परिवार के सदस्यों को नहीं पता था कि मधुबाला का जन्म वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ हुआ था, जो एक जन्मजात हृदय विकार था जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। एक मुख्य हीरोइन के रूप में उनकी शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल से हुई, जिसमें उन्होंने राज कपूर और बेगम पारा के साथ अभिनय किया। मार्च 1947 में रिलीज हुई नीलकमल दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही और मधुबाला को व्यापक रूप से पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने राज कपूर के साथ चित्तौड़ विजय और दिल की रानी में काम किया, जो दोनों 1947 में रिलीज हुई, और अमर प्रेम जो अगले वर्ष रिलीज हुई।
अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए मधुबाला ने तुरंत 24 फिल्में साइन कर ली। मधुबाला को पहली व्यावसायिक सफलता लाल दुपट्टा में मिली। पराई आग 1948, पारस और सिंगार दोनों 1949 में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए उन्हें और अधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। 1949 में मधुबाला ने कमाल अमरोही की फिल्म महल में भूमिका निभाई, जो भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म थी। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। महल अक्टूबर 1949 में रिलीज हुई और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। ये फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ मधुबाला की पहली फिल्म और वर्ष की तीसरी सुपरहिट फिल्म थी। दुलारी सन 1949 में एक और बॉक्स ऑफिस हिट के बाद मधुबाला ने के अमरनाथ की सामाजिक फिल्म बेकसूर 1950 में अजीत की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इस फिल्म को साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में स्थान दिया गया। इसके अलावा 1950 में वो कॉमेडी ड्रामा हंसते आंसू में भी दिखाई दी। अगले वर्ष मधुबाला ने अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म बादल में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने एम सादिक के रोमांस फिल्म सैया में मुख्य भूमिका निभाई। बादल और सैया दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद मधुबाला ने लगातार 2 बार अभिनेता दिलीप कुमार के साथ 1951 की कॉमेडी फिल्म तराना और 1952 की संगदील में काम किया। इन फिल्मों ने आर्थिक रूप से भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई। अप्रैल 1953 में मधुबाला ने मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नामक खुद की प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। अगले वर्ष मद्रास में एस वासन की बहुत दिन हुए 1954 की शूटिंग के दौरान हृदय रोग के कारण उनके स्वास्थ्य को बड़ा झटका लगा। फिल्म पूरी करने के बाद वो बम्बई लौट आई और उन्होंने थोड़ा गैप लेने का निर्णय लिया, जिसके कारण उड़न खटोला 1955 में उनकी जगह निम्मी को ले लिया गया। मधुबाला ने बाद में 1954 की महबूब खान की फिल्म अमर में अभिनय किया, जिसमें दिलीप कुमार और निम्मी के साथ एक प्रेम त्रिकोण था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। मधुबाला की अगली रिलीज उनके खुद के प्रोडक्शन की नाता 1955 थी, जिसमें उन्होंने अपनी वास्तविक जीवन की बहन चंचल के साथ सह अभिनय किया। फिल्म को धीमी प्रतिक्रिया मिली और बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया, जिसकी भरपाई के लिए मधुबाला को अपना बंगला किस्मत बेचना पड़ा। मधुबाला ने 1955 में गुरुदत्त की कॉमेडी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से वापसी की, जो भारत में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। घूम के 1956 के मध्य में नया दौर के लोकेशन शूट को लेकर मधुबाला, दिलीप कुमार और निर्देशक B.R. चोपड़ा के बीच संघर्ष छिड़ गया। चोपड़ा ने मधुबाला को गैर पेशेवर बताते हुए उनकी जगह वैजयंती माला को ले लिया और मधुबाला पर 30,000 रुपए के हर्जाने का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन नया दौर की रिहाई के बाद चोपड़ा ने इसे वापस ले लिया। मुकदमे और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मधुबाला ने अपना काम का बोझ थोड़ा कम कर दिया। 1956 में मधुबाला राजहट और शिरीन फरहाद में दिखाई दी। दोनों ही व्यावसायिक रूप से हिट रही।
अगले वर्ष 1957 में उन्होंने ओम प्रकाश की गेटवे ऑफ इंडिया में एक भगोड़ी की भूमिका निभाई। इसके बाद मधुबाला ने फिल्म एक साल 1957 में अभिनय किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिससे मधुबाला का स्टारडम फिर से स्थापित हो गया। मधुबाला ने वर्ष 1958 की शुरुआत राज खोसला की काला पानी से की, जिसमें उन्होंने देव आनंद और नलिनी जयवंत के साथ सह अभिनय किया। अच्छा जी मैं हरी चलूं जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हरी चलूं जाऊं ना। इसके बाद उन्हें हावड़ा ब्रिज 1958 में अशोक कुमार के साथ लिया गया। ये निर्देशक शक्ति सामंत के साथ उनकी पहली फिल्म थी। हावड़ा ब्रिज और काला पानी दोनों साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बन गई। 1958 की फिल्म फागुन भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। 1958 में अपनी अंतिम रिलीज में मधुबाला ने सत्येन बोस की कॉमेडी चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार के साथ एक अमीर शहरी महिला का किरदार निभाया था। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ। यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का। शक्ति सामंत के साथ उनकी दूसरी फिल्म इंसान जाग उठा 1959 एक सामाजिक फिल्म थी। 1959 में उन्हें कल हमारा है में दोहरी भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली। 1959 में राज कपूर के साथ उनकी दो उस्ताद फिर हिट हुई। इसके बाद मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड की दूसरी कॉमेडी फिल्म महलों के ख्वाब आई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। के आसिफ की 1960 की मुगले आजम को मधुबाला के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म माना गया। फिल्म के विशेष दृश्यों को प्रभावी चित्रित करने के लिए मधुबाला ने खुद को कई दिनों तक भूखा रखा था। 1962 में मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड की तीसरी और आखिरी फिल्म पठान रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जब वो नाबालिग थी और दिल्ली में थी, तब मधुबाला का लतीफ नाम का एक करीबी दोस्त था, जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार के बंबई शिफ्ट होने से पहले एक गुलाब छोड़ा था। मधुबाला ने अपनी शुरुआती 3 निर्देशकों केदार शर्मा, मोहन सिन्हा और कमाल अमरोई के भी करीब थी। मधुबाला का पहला रिश्ता 1951 की शुरुआत में उनके फिल्म बादल सह कलाकार प्रेमनाथ के साथ था। धार्मिक मतभेदों के कारण 6 महीने के अंदर ही उनका ब्रेकअप हो गया। फिर भी प्रेमनाथ जीवन भर मधुबाला और उनके पिता अताउल्लाह खान के करीब रहे। इसके अलावा मधुबाला ने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ भी रोमांस शुरू किया था, जिनसे उनकी पहली मुलाकात ज्वार भाटा 1944 में काम करते समय हुई थी। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, मधुबाला और दिलीप कुमार ने सगाई कर ली, लेकिन वो शादी नहीं कर सके क्योंकि अताउल्लाह खान को कुछ आपत्ति थी। खान चाहते थे कि दिलीप कुमार उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में अभिनय करे, जिसे दिलीप साहब ने मना कर दिया था। साथ ही दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उन्हें अपने परिवार से सभी रिश्ते तोड़ने होंगे। 1957 में नया दौर के निर्माण पर अदालती मामले के बीच वो उनसे अलग हो गई, जब दिलीप कुमार ने अदालत में उनके और खान के खिलाफ गवाही दी, जिससे मधुबाला टूट गई थी।
चलती का नाम गाड़ी के सेट पर मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ दोस्ती शुरू की। 2 साल की लंबी प्रेमालाप के बाद मधुबाला ने 16 अक्टूबर 1960 को किशोर कुमार से कोर्ट में शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद मधुबाला और किशोर कुमार अपने डॉक्टर रुस्तम के साथ लंदन चले गए। लंदन में डॉक्टरों ने जटिलताओं के डर से उनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मधुबाला को किसी भी प्रकार के तनाव और चिंता से बचने की सलाह दी और उसे कोई भी बच्चा पैदा करने से मना कर दिया गया। मधुबाला और किशोर कुमार बाद में बंबई लौट आए और वो बांद्रा में किशोर कुमार के घर में रहने लगी। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और अब उनका अक्सर अपने पति से झगड़ा होता था। धार्मिक मतभेदों के कारण अपने ससुराल वालों की कड़वाहट से बचने के लिए मधुबाला बाद में बांद्रा में किशोर कुमार के नए खरीदे गए फ्लैट में रहने चली गई। हालांकि किशोर कुमार थोड़े समय के लिए ही फ्लैट में रुके और फिर उन्हें एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ दिया। हालांकि वो उनके सभी खर्चों को संभाल रहे थे। मधुबाला अपनी शादी के 2 महीने से भी कम समय में अपने घर लौट आई। मधुबाला ने अपने अंतिम वर्ष बिस्तर पर बिताए और उनका वजन काफी कम हो गया। उनका विशेष आकर्षण उर्दू शायरी था। 22 फरवरी 1969 की आधी रात को मधुबाला को दिल का दौरा पड़ा। अपने परिवार के सदस्यों और किशोर कुमार के बीच कुछ घंटों तक संघर्ष करने के बाद 23 फरवरी 1969 की सुबह 9:30 बजे 36 वर्ष की होने के केवल 9 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला को उनकी निजी डायरी के साथ बंबई के सांता क्रूज में जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में 2008 में 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया।